नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं जो आपकी बुक है मणिका। मणिका का जो पार्ट 1 है अविवेका परमा पदम पदम, ये जो चैप्टर है आज हम इसकी समरी देखेंगे और हमारी आने वाली वीडियो में हम इसके अभ्यास को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस चैप्टर में बताया क्या गया है, इसके पहले हम इसके टाइटल को समझते हैं। टाइटल में क्या बोला गया है? अविवेका परमा पदम पदम। एक्चुअल में इस टाइटल का मीनिंग ये है कि यदि आप कोई भी कार्य को बड़े विवेकता से करते हो तो आपका कार्य बहुत अच्छे से होगा, सही पूर्वक होगा। लेकिन यदि आप विवेक पूर्वक कोई कार्य को नहीं करते हो तो आप परेशानी के स्थान में फंस जाएंगे। अब बच्चों हम इसकी समरी करते हैं। एक्चुअल में बच्चों ये कहानी कुछ इस प्रकार है। यहाँ दो बच्चों के बारे में बात की गई है, एक है रीचा, दूसरा बच्चा है वयो। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है क्योंकि इनके विद्यालय से उन्हें एक फोटो दी गई है जिसको देखकर उनके मन में कई जिज्ञासा भरे प्रश्न आते हैं। उसके बाद वे दोनों मिलकर उस पाठ का अध्ययन करते हैं और फिर अपने प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले पार्ट में इनके वार्तालाप को देखेंगे और सेकेंड पार्ट में बच्चों हम एक्चुअल में जो स्टोरी क्या थी उसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं। बच्चों आप अपनी किताब में देख रहे होंगे कि जो आपका इमेज है, इमेज के पास एक नीचे में लाइन दी गई है। इमेज के पास एक नीचे में लाइन दी गई है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो नकुल है वो देखता है कि बच्चे के पास एक सांप जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में यही फोटो के नीचे वो लाइन दी गई है, उसका मतलब ही ये है। अब बच्चों अब हम चैप्टर चालू करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे फर्स्ट पार्ट में वार्तालाप है, इसको देखते हैं। तो बच्चों पहले रीचा वयोम से बोलती है, वयोम मेरे मन में एक प्रश्न है, मेरे मन में एक सवाल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सांप का कोई शत्रु जो कि जानवर है, मुझे उसके बारे में बता सकते हो? तो वयोम उत्तर देते हुए कहता है, चील मतलब ईगल सांप को खा लेता है। साथ ही साथ वो ये बोलता है कि मोर भी सांप खाने वाला कहलाता है। फिर आगे इसी बात को सुनकर रीचा बोलती है, मैं तुमसे जानवर के बारे में पूछी हूँ लेकिन तुम मेरे को पक्षी के बारे में बात बता रहे हो। तो इसी का उत्तर देते हुए हमारा वयोम कहते हैं, हाँ मुझे ये चीज ज्ञात है, हाँ मैं ये चीज जानता हूँ। वो आगे कहते हैं कि इस जो चित्र है, ये जो फोटो है, इस चित्र में जो नकुल है वही एक्चुअली में हमारे सांप का क्या है? दुश्मन है। वही इस सांप का क्या है? शत्रु है। आगे बात ली जाती है, रीचा बोलती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जो कहानी है, ये जो कथन है, इसमें सांप क्या बच्चे को काट लेता है या उसके पहले ही जो नकुल है वो सांप को मार डालता है? इसके आगे फिर हमारा वयोम इसका उत्तर देते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे प्रश्नों का यदि जवाब देना है तो इसके पहले मुझे इस कहानी का क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, मुझे इस कहानी को जानना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम मुझे ये बताओ कि ये जो कहानी है ये कौन से किताब की है या किस पुस्तिका की है, ये कहाँ से ली गई है? ये सवाल कौन बोलता है? मतलब ये कथन को कौन बोल रहा है? हमारा वयोम बोल रहा है रीचा को। तो रीचा बोलती है कि ये जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने हमें बताया है कि ये हितोपदेश से ली गई है। किससे ली गई है? ये हितोपदेश से ली गई है, जहां और इस तरह की बहुत सारी मनोरंजक कहानियां सम्मिलित है। इसके बाद आगे वयोम कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे जो सवाल है, तुम्हारे जो प्रश्न है, मैं इस पाठ का अध्ययन करके, इस कथन का अध्ययन करके मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद इसी को हमारी रीचा कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि ठीक है, चलिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अब बच्चों वार्तालाप यहाँ समाप्त हो चुका है हमारे वयोम और रीचा के बीच में। अब हम एक्चुअल में जो फोटो दी गई थी, जो जिस पाठ में आधारित है, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं कि इस पाठ में एक्चुअल कहानी क्या था। चलिए, तो बच्चों आप देख रहे होंगे स्क्रीन में हमें जो हमारा कहानी है, जो हमारी कथन है, उसका पहला जो पैराग्राफ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। अब हम देखते हैं कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है और इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है। तो बताया ये गया है कि उज्जैनी में एक माधव नाम का ब्राह्मण रहता है।
कौन रहता है? उज्जैनी में माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। होता कुछ इस प्रकार है कि एक बार उसकी पत्नी अपने बच्चे की देखभाल के लिए या अपने बच्चे को की देख रेख के लिए अपने पति को नीचे बैठाकर चले जाती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, तुम कुछ देर के लिए बच्चे को देख लो। ठीक है, तो होता क्या है कि उसी समय ही जो हमारे माधव जी ब्राह्मण है, उन्हें राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए आमंत्रण आता है। किसके लिए आमंत्रण आता है? श्राद्ध के लिए उन्हें आमंत्रण आता है। और होता क्या है कि जो हमारे माधव जी हैं, वो एक्चुअली में बहुत गरीब ब्राह्मण थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो वे सोचते हैं कि यदि मैं श्राद्ध में चले जाऊंगा तो मुझे कुछ धन या कुछ दान प्रदान मिल जाएगा। तो इसी कारण वो उस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं। साथ ही साथ उनका एक और रीजन रहता है उन्हें वहां जाने का कि यदि वो उस श्राद्ध में ना जाए तो उनके अलावा किसी और ब्राह्मण को भी शायद चुना जा सकता है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में हमें इतना ही बताया गया है। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन में एक श्लोक दिख रहा होगा। तो इस श्लोक का मतलब क्या है? यदि किसी चीज का आदान प्रदान किया जा रहा है या हमें कोई चीज देना है या हमें किसी से कोई चीज प्राप्त करना है, तो हमें उस कार्य को एक निश्चित समय में कर लेना चाहिए, वरना वो कार्य या तो हमसे छीना जा सकता है, तो या उस कार्य को करने के लिए हो सकता है कि हमें वापस सही समय ना मिले। कहते हैं ना कि जब कार्य दिया गया है उसी समय कर लीजिए, तो एक्चुअल इसका मतलब ही यही है। अब बच्चों, सेकंड श्लोक में क्या बताया गया है देखते हैं। अब होता क्या है कि माधव जी ब्राह्मण के अलावा वहां और कोई नहीं होता। अब देख रहे हैं ना बच्चों की स्क्रीन में सेकंड श्लोक आ चुका है। तो देखिए, इस श्लोक में ये बोला गया है कि माधव जी ब्राह्मण के बाद वहां बच्चे की देखभाल के लिए और कोई नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार मैं जल्दी से जल्दी श्राद्ध का जो दान होगा उसको मैं लेकर तुरंत घर आ जाऊंगा, तो इस समय के लिए मैं किसी को बच्चे की रक्षा के लिए या देखभाल के लिए छोड़कर चला जाता हूँ। तो वो क्या करते हैं, वो नकुल की सहायता लेते हैं। नकुल को बोलते हैं, नकुल का कोई बच्चा नहीं है ना, ये चीज आपके पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि नकुल का कोई बच्चा नहीं है, वो पुत्रहीन है। तो वो नकुल को बोलते हैं कि नकुल, मेरे आने तक तुम थोड़ा सा बच्चे का क्या कर लेना, ख्याल रख लेना। और फिर ब्राह्मण माधव जी चले जाते हैं। उसके बाद नकुल क्या होता है कि नकुल देखता है कि उसी समय बच्ची की तरफ एक सांप आ रहा होता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है यार कि भाई कोई भी हो सांप दिखेगा तो सांप से भाई बच्चे को तो बचाएगा ही ना। तो नकुल बच्चे को सांप से बचाने के लिए जो सांप होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब सांप को मार डालता है। तो जिसके कारण वो पूरा खून से सना जाता है। तो इसी बीच क्या होता है कि ब्राह्मण जी, हमारे माधव जी हैं, वो वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जो नकुल है वो उनका जो मुख है, जो उनकी कपड़े हैं, जो उनका वस्त्र है, वो पूरा खून से सना है। और ये सब देखते, और जैसे ही नकुल है वो जैसे ही ब्राह्मण जी को देखते हैं वो वैसे ही उनके पैर पे जाके गिर जाते हैं। लेकिन हमारे ब्राह्मण जी को ऐसा लगता है कि शायद नकुल ने बच्चे को क्रोध में आकर खा लिया है, जिसके कारण हमारे जो ब्राह्मण जी है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और नकुल को पीड़ा पहुंचाते हैं, मतलब नकुल को चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या होता है, फिर जैसे ही वो बच्चे की तरफ जाते हैं ब्राह्मण जी, तो वो देखते हैं कि बच्चा तो बहुत स्वस्थ है, खेल रहा है। तो उन्हें अपने कार्य पे कि उन्होंने नकुल को चोट पहुंचाया, इससे उन्हें वो बहुत ज्यादा क्या लगता है, उन्हें दुख लगता है, उन्हें अपनी बात पे बहुत ज्यादा गिल्टी लगता है, उन्हें ये चीज अच्छा नहीं लगता है कि यार मैंने, नकुल तो भाई मेरी मदद कर रहा था, नकुल मेरी सहायता कर रहा था और मैंने बिना सोचे समझे नकुल को पीड़ा पहुंचाया, मैंने नकुल को परेशान कर दिया। इस कारण तो हमारे ब्राह्मण जी उन्हें बिल्कुल ये चीज अच्छा नहीं लगता। और आखिरी में बच्चों एक श्लोक दिया गया है इस कथन के एंडिंग में। इस कथन के एंडिंग में जो श्लोक दिया गया उसका अर्थ ही यही है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उसके पहले सोच विचार कर लें और उसके बाद ही उस कार्य को करें। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो बहुत लोग जो लालच के में आ जाते हैं, जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई वो दूसरे के धन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं,
और उन लोगों के धन की प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं कि जो बहुत समझदारी से अपने जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और जो लालची लोग होते हैं वो उन्हीं के धन को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो अंत में इस कहानी का जो मॉरल है, इस कहानी का जो शिक्षक है, वो इतना ही है कि भाई आप कोई भी कार्य कर रहे हैं बड़ी विवेकता से करें, बड़े ध्यान से करें, और कार्य को करने के पहले कम से कम 2 बार सोच लें, उसके बाद ही आगे कोई स्टेप लें, वरना आपका कार्य हो सकता है कि गलत हो, या आपने बिना सोचे समझे जो कार्य किया है उसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि गलत आए। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हमने इस चैप्टर की समरी कंप्लीट कर ली है। हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इसके पूरे अभ्यास को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।